हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। भारत में G20 समिट इस साल होने वाली है। इसको भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है 2024 के इलेक्शंस को देखते हुए। हालांकि रोटेशन में प्रेसिडेंसी मिलती है, इसमें किसी खास सरकार की कोई अलग से कोई कोशिश या इमेज उसमें कोई काम नहीं करती, लेकिन बहरहाल बीजेपी का अपना तरीका है उसको इस्तेमाल करने का। अब जो खास बात है वो ये कि नई दिल्ली में G20 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। उस पर हमने अभी तक आपके सामने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है, वो कल ही खत्म हुई है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत लंबे अरसे तक कवर करने वाले, और मैं समझता हूं कि इसको बहुत अच्छे से वो बता पाएंगे। इसलिए मैं सीधे चलता हूं शेख मंजूर साहब की तरफ। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये G20 जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है वो क्या कुछ रही, उसका नतीजा क्या हुआ? क्या एक्सपेक्टेड लाइन पर कोई बात खत्म हुई या कहीं कोई गड़बड़ा गई बात? मैंने इसकी डिटेल इसीलिए नहीं बताई कि आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए, G20 जो है इसका हाल भी वही हो रहा है जो दूसरे मल्टीलेटरल ग्रुप्स का हो। पहली बार ये जो G20 जो 20 रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, इनका जो क्लब जो है ये बेसिकली टोटली डिवाइड हो गया है। और यूक्रेन वार इसमें मेन बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन टू ग्रुप्स। इसी वजह से जो मेजर इश्यूज थे, लाइक क्लाइमेट चेंज, फूड शॉर्टेज या दूसरे मसाइल या साउथ नेशंस के जो मसाइल है, गरीब तो डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड, जैसे पहले हम कहते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनके जो मसाइल है, उनको जो डेट इश्यूज हैं, इनको जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ यूक्रेन वार पर ही सारा कुछ है। और ये हमने पहले भी देखा जब बेंगलोर में फाइनेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, उस वहां भी इस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। और यहां भी यही बात चल रही। अब इसमें क्लियरली दो ग्रुप्स हो गए हैं। एक तरफ चाइना और रशिया है, दूसरी तरफ जो है यूएस लेड वेस्टर्न ग्रुप्स। और बीच में ऐसे भी कंट्रीज है, लाइक इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, टू सम एक्सटेंट जो दूसरे छोटे, ब्राजील है, जो एक मॉडरेट लाइन या न्यूट्रल लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंडम भी नहीं करते हैं सोवियत रशिया के इन्वेजन को, और न वो ये चाहते हैं कि डेटोरिएशन। अब ये मसला जो है खत्म होने वाला नहीं है जैसे हमें लग रहा है। अब वेस्ट को भी लग रहा है कि वो रशिया को मिलिटरली वीक करने के लिए उनके पास यूक्रेन वार सबसे बड़ा हरबा साबित हो रहा है। वो उनको आर्म्स एम्यूनिशन देते हैं। आर्म्स इंडस्ट्री, मैं एक रिपोर्ट कल पढ़ रहा था, 100%, कभी कभी 200% उसकी जो है सेल्स में इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 सालों के दौरान। और एक अंदाजे के मुताबिक $2 ट्रिलियन की आर्म्स सेल हुई है पिछले 2-3 सालों के दौरान। ये दिखाता है कि अमेरिका में पहले ही ये कहते थे कि उनके आर्म्स लॉबी जो है बहुत स्ट्रांग है। एक तरफ अब अमेरिका चाहे वो जो है वो यूक्रेन को एक तो मदद कर रहा है, मिलिट्री मदद कर रहा है। अब कल उन्होंने ताइवान को भी तकरीबन $700 मिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी कि अब लग रहा है कि सिर्फ वो यूक्रेन पर ही नहीं कर रहे हैं फोकस, बल्कि वो चाहते हैं यहां भी ताइवान के मसले पर को भी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इससे क्या हुआ है, ये कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट
ग्रास गेट्स ट्रम्पल्ड। जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इनके जो मसाइल है, उनके जो मुश्किलात है, उनके जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, फूड सिक्योरिटी, खासकर अफ्रीकन नेशन, इवन जो है एशिया के बहुत सारे नेशन, जैसे पाकिस्तान की हालत दरगद बन गई है इकोनॉमिक के लिए, उस पर कोई ध्यान ही नहीं रहा। सारा कुछ यहाँ ही अटक जाता है और न कोई सोल्यूशन निकलता। अब चाइना ने एक 10 पॉइंट फार्मूला दिया था इस मसले को हल करने के लिए, लेकिन वो भी मंजूर नहीं है। एक तरफ रशिया कहता है कि मेरे 4 जो है इसमें यूक्रेन के 4 रीजन्स, इसको रिकॉग्नाइज करो, मैं सीज फायर करूंगा, बातचीत के। दूसरी तरफ वेस्ट का दावा है कि जब तक तो टोटल विड्रॉवल नहीं करेंगे बातचीत नहीं होगी। अब कोई मिडल पाथ भी नहीं। मिडल पाथ का ये होता अगर फिलहाल कोई इंटरवेंशन होता है कि सीज फायर होता है, जिससे माली जानी जो नुकसान हो रहा है, जो क्राइसिस है, वो किसी हद तक ईज होता है, तो बाद में देखते कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। लेकिन वेस्ट का भी आप देखिए, वेस्ट भी बड़े तरीके से इसको, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जो वेस्ट ने किया है, पहले वो चाहते थे यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना, अब 2 और कंट्रीज को बनाना चाहता है, और ये रशिया के बॉर्डर के नजदीक ये जो कंट्रीज है, ये रशिया के लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा, उसका ये जो कंसर्न जो है वो सीरियस है। जैसे वो चाहता है जैसे स्विट्जरलैंड है या दूसरे कंट्रीज, उसी की तरीके से अगर ये न्यूट्रलाइज जोन होगा तो उसकी सलामती को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बजिद है, वो भी दूसरे 2 कंट्रीज भी इसके मेंबर बनते, अभी तक चूंकि टर्की उनमें रोडे अटका रहा है। अब क्या हुआ, मीटिंग भी कल हुई 10-15 मिनट, मिस्टर ब्लिंकन और लारोवो की मीटिंग भी हुई, लेकिन इसमें वार के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, बल्कि जो उसने एक ट्रीटी से विड्रॉवल किया है उस पर बातचीत हुई है। ऐसा लगता है कोई इस वार का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और ये सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है धीरे धीरे। एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, फूड क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, जिसके असरात, फ्यूल क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, जिसके असरात सारी दुनिया में पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, जो सैंक्शन लग रहे हैं, उसका भी कोई इफेक्टिव जो है इम्पैक्ट नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर आप देखें G20 कंट्रीज के ही बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर जो इंडिया है, मैक्सिमम जो है पेट्रोलियम या फ्यूल वो इंपोर्ट करता है रशिया से। चाइना हैज बिकम नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ ये, तो या साउथ अफ्रीका है या ब्राजील है। फिर आप ऐसी, इनफैक्ट यूरोप के लिए भी डिपेंडेंस इतनी है कि वो इसके बगैर रह नहीं सकते। अगर ऐसे ही सूरत हाल रही तो ये तबाही की तरफ बढ़ जाएगा। इसका कोई हल नहीं नजर आ रहा है, और इसके साथ G20 का भी वही हशर होगा जो नॉन अलाइंड का हुआ, कॉमनवेल्थ का हुआ, या दूसरे जो मल्टीलेटरल फोराज है उनका जो हुआ है। क्योंकि यही एक फोरम था, क्लब था, जो इंटरनेशनल इश्यूज थे, मसलन क्लाइमेट चेंज के थे, फूड शॉर्टेज के, डेट क्राइसिस जो पुअर कंट्रीज में थे, उसको एड्रेस करने के, वो जो वाइटल इश्यूज है वो साइड लाइन में हो गए, और सारा जो फोकस है वो सिर्फ यूक्रेन वार बन गया है। यहाँ पर 2 ग्रुप्स जो पहले हमें लग रहा था जैसे 90s से पहले था, एक तरफ वेस्ट है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना सामने आ रहे हैं, और तीसरी तरफ एक दूसरा ब्लॉक है जो इन बिटवीन ये कोशिश कर रहा है कि ईज कैसे हो टेंशन इस दौरान। उसमें इंडिया भी रोल प्ले करता है, लेकिन जो मेजर कंट्रीज हैं, मेजर प्लेयर्स इसमें, वो तैयार ही नहीं है किसी बात पर, किसी प्रपोजल पर बातचीत करने के लिए। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है, खतरनाक है, और
लगता है एस्केलेशन ही हो जाएगा, टेंशन में काम नहीं होगा। अब इसके असरात हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट एशिया में भी, जब सारा फोकस वहाँ है तो वहाँ पर भी जो है रशिया, ये जो है इजराइल, वो स्टेप अप इसने किया, अपने जो उन्होंने टारगेट किया है। ये ऐसे ही जो इन्होंने नई मिलिट्री असिस्टेंस दी है ताइवान में, ये भी एक इशू बन रहा है। इससे पहले जो है बैलून्स को टारगेट किया है, वो इससे लगता है कई जगह ट्रबल स्पॉट्स बन गए हैं, जो आइंदा जो है नियर फ्यूचर में इट में क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, सॉल्व होने की बात ही नहीं लग रही है। अच्छा, जो बात आपने कही कि भारत में जो मीटिंगें हुई, अब तक बेंगलोर में हुई और अब दिल्ली में हुई, तो कहीं कोई बात, कहीं कोई कंसेंसस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो यूक्रेन वॉर के मामले में, जैसा कि आपने बताया कि वो ग्रुप्स बन गए हैं और वो डिवाइड जो है वो बहुत ही शार्प हो रहा है। इसमें फिर इस जिसे कहना चाहिए रोड ब्लॉक जिस तरह का है, इसके कहीं कोई तरीका है क्या, या ये इसी तरह से चलेगा, या जैसा कि आपने बताया कि इसका भी हाल वही तकरीबन हो रहा है जो सार्क का या दूसरी ग्रुपिंग्स का हुआ। तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो रियल होना चाहिए, हालांकि आमतौर पर मीडिया के जरिए वेस्टर्न कंट्रीज इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी अमेरिका को कह दिया जाता है। जो अमेरिका अपनी मर्जी से कहना चाहता है उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सर बिठा देता है। क्या भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर ने जो एक डेफिनेशन दी थी कि यूरोप दुनिया की प्रॉब्लम्स को यानी यूरोप की प्रॉब्लम को दुनिया की प्रॉब्लम कहता है, ना कि दुनिया की प्रॉब्लम्स को यूरोप की प्रॉब्लम कहता हो, तो क्या वो जिम्मेदारियां दूसरों पर डालना, या अभी अगर दूसरी तरफ कोई हालात खराब है तो उससे आंखें बंद कर लेना, क्या है ये एटीट्यूड, किस तरह से ऐसे बात बनेगी? देखिए, हमें ये समझना था कि यूरोप जो था, वेस्ट जो था, इंक्लूडिंग यूएस, हम अगर हम कहेंगे इसमें, ये बहुत बड़ी मंडी थी, मार्केट था स्मॉलर कंट्रीज के लिए। इसका कोई दो राय तो नहीं है। सबों को, चाहे वो इंडिया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी मंडी है। जब वहां पर ही मिलिट्री एस्केलेशन बढ़ गई है तो इस वजह से आप देखते हैं जो एक्सपोर्ट्स जो है उस यूरोप में बहुत कम हो गए हैं सारे कंट्रीज की तरफ से। ये एक दूसरी बात जो हमें खुद पता है, जिससे पहले बिगिनिंग ऑफ द वॉर हमने भी नोट किया था, वीट, यूक्रेन, रशिया वीट प्रोडक्शन कंट्रीज में टॉप माने जाते थे। इसके अलावा फर्टिलाइजर में, इसके अलावा रशिया का जो यानी कि पेट्रोल या नेचुरल गैस यूरोप को सप्लाई हो रहा था, ये सारा इफेक्ट हुआ और उससे जो यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी ठप हो गई है। आईएमएफ का रिपोर्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखिए, एडीबी का रिपोर्ट या मूडी रेटिंग देखिए, सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो ग्रोथ है वो नेग्लिजिबल है। अगर कुछ है तो वो इंडिया में है, अभी भी 5.5% के करीब है। चाइना में है, हालांकि लेस है एज कंपेयर्ड, 3 के करीब है, लेकिन बाकी हर एक जगह तबाही है। और इस तबाही में एक और चीज जो ऐड हुआ है, जो कुछ भी वहां के कंट्रीज को इनकम हो, इसका सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर खर्च हो रहा है। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर पैसा होना है वो समझिए कि आग में डालने के बराबर, उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो तबाही है। अब अगर हम पहले से, जब से 1 साल पहले वार हुआ है, जब तक रशिया को अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा वो इस वार से दस्तबरदार नहीं होगा। वो हम पहले से कहते। अब इसमें एक और चीज ऐड हो गया, जब अमेरिका को जो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स है वो भी इस वार को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। उसको ह्यूमन लाइव्स के बारे में, जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। वो इनके लिए सेकेंडरी इशू बनता है। इसमें सबसे बड़ी सुपरमेसी, हु इज गोइंग टू विन, किसकी सुपरमेसी रहेगी अल्टीमेटली, हु इज द विनर,
वो ये साबित करना चाहता है, इसीलिए वो धमकियां भी देते हैं। मसलन चाइना को उन्होंने कहा अगर आप आर्म्स एम्यूनिशन इसको मत सप्लाई कीजिए, वी विल कंसिडर इट वॉर अगेंस्ट अस। इसी तरह दूसरे कंट्रीज को ये देते हैं, और कुछ कंट्रीज को यहाँ तक भी कहते हैं कि सैंक्शन लगा के आप रशिया के साथ लेन देन मत करें, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगे हैं। लेकिन दुनिया में इससे क्या है, अब यहाँ पर जो क्राइसिस हुए हैं, अब सारा फोकस जो मेजर अदर इश्यूज है जिसके लिए G20 बना था, वो तो अंडर द कारपेट हो गया। अब जितनी भी, चाहे बाली से लेकर, बाली में जो पहले हुए थे समिट, अब यहाँ 2 मीटिंग्स हुए हैं, अब इसके बाद समिट जो होने वाला है, उसमें भी अगर उस वक्त तक कोई इसका इस इशू का कोई रेजोल्यूशन सामने नहीं आ जाएगा, यही डोमिनेट करेगा, यही डिवीजन दिखा जाएगा, यही इसमें शायद उसमें और ज्यादा तल्खियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि दिन ब दिन कन्फ्रंट्रेशन बढ़ती है, और कहीं कहीं यूक्रेन से भी रशिया के कुछ इलाकों पर जो मिसाइल अटैक्स भी हो रहे हैं, और दूसरे अलग जैसे बेलारूस है, उसका जो एडजेसेंट कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, उसको भी टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी वो करते हैं। तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके असरात सारी दुनिया को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वही फाइनेंस में वो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत बेटर थी एज कंपेयर टू एशियन कंट्रीज, बारिंग फ्यू, जिसमें हम चाइना को, जापान था या साउथ कोरिया था, बाकी वहां ही सबों की मंडी वहां थी, सारा का मार्केट वहां था, वो ठप हो गया। और इसके साथ प्रॉब्लम तो शुरू हो गए हैं दुनिया के लिए, खासकर छोटी छोटी कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बहुत ही खास बात जो नोट करने की है, जो आपने बताई कि पिछले 2 साल में हथियारों का कारोबार तकरीबन 200% बढ़ा है, यानी 2 ट्रिलियन होगा, $2 ट्रिलियन का होगा। जी 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 जी, ये बहुत बहुत बड़ी रकम होती है। कई मुल्कों के तो इतने बजट नहीं है पूरे साल के, इतना पैसा। $200 बिलियन तो ये बहुत बड़ा है। जी 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 जी, तो ये पैसा समझ लीजिए उन तिजोरियों में पहुंच गया जो इन जंगों को बढ़ाते हैं, और इसमें अमेरिका ने प्रोवोक किया, ये बात कई बार साबित हो चुकी है, और इल्जाम कहिए या साबित हुई हो, बहरहाल जो भी वजह हो, लेकिन नेटो को की मेंबरशिप देना यूक्रेन को, और अब जंग शुरू होने के बाद 2 और मुल्कों को नेटो मेंबरशिप देने की बात, जो रूस के पड़ोसी हैं, तो ये मुसलसल जंग जारी रखने का प्रोग्राम, जो आपने बताया कि इस दौरान यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमी है वो तकरीबन बिल्कुल गिर करके 0 पर पहुंच रही है, तो इन मुल्कों को भी अब इस जंग की कीमत अदा करनी पड़ रही है। हमने पिछले दिनों देखा था कि यूके में बहुत लोग एक वक्त का खाना स्किप करने के लिए मजबूर हो गए, यानी एक वक्त का खाना स्किप करने का मतलब समझ लीजिए कि आधी जरूरतें कम कर देना। अब वहां मुसीबत वहां भी बढ़ रही है। पाकिस्तान से बार बार खबरें आ रही हैं कि लोगों को आटा नंबर 1 महंगा बहुत है, और भी चीजें बहुत महंगी हैं, और कई बार तो मिलता ही नहीं है, पैसा भी अगर आपके हाथ में तो मिलता नहीं है। तो ऐसे हालात मुख्तलिफ मुल्कों में अभी और बढ़ेंगे अगर अमेरिका बहादुर की ये जिद जारी रही, और इस चपेट में खुद यूरोप भी आ रहा है। अच्छा, अब इसके साथ साथ अब जो एक चीज जो समझने वाली है वो ये कि भारत में भी अगर बाली जैसा हशर हुआ इस G20 का, तो फिर हम जो अभी तक बड़े कॉलर ऊंचे करके कह रहे हैं कि साहब G20 बन रहा है और भारत जो है वो पूरी दुनिया का नेता के तौर पर उभर के आ रहा है, तो वो कहानी भी हाथ से निकल जाएगी अगर हम लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो। देखिए, अभी तक किसी भी G20 कंट्रीज के पास ऐसा सॉल्यूशन है ही नहीं जो इस वार को खत्म करने में मदद करेगी। इसलिए बजाय जो लग रहा था इसकी डिक्लेरेशन होगी, इसमें जो है बड़ी इससे फायदा होगा मेंबर कंट्रीज के अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो दूसरे मेंबर्स है उनको भी फायदा, वो तो सारे जो इश्यूज है वो साइड लाइन को हो गए, ये मानना पड़ेगा हमें।
तो इसमें जो है, क्योंकि बार बार जब यही इशू, इसी पर थ्रेटनिंग आ रही है, इसी पर ये आ रहा है, तो जो क्रेडिट जो है, जो इसके मेन जो मकसद के लिए G20 बन गया, वो तो इसकी इफादियत उस लिहाज से खत्म हो गई है। इसलिए ऑन दैट फ्रंट ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी, क्योंकि सारे जो जो रेजोल्यूशंस है वो इस पर आ रहे हैं कि अगर आपने इसको सपोर्ट किया तो इसके क्या रिपरकशंस है। पहले कंट्रीज, 20 कंट्रीज इस पर भी मुतफिक नहीं हो रहे थे कि रेजोल्यूशन जो है, डिक्लेरेशन जो निकालनी है, उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। डाइल्यूट करके भी, हार्ड करके भी, तो क्या वो कर सकते हैं दूसरे मसाइल पर, उस पर। अच्छा अच्छा, इसका अब मतलब ना, हाँ इसका जी जी, आप मतलब अपनी ये बात भी पूरी करें। है, इसका मतलब ये भी है कि जो पॉलिटिकल इंटरनेशनल इशू, जो बड़ी कंट्रीज को अपने इंटरेस्ट के इश्यूज है, वो डोमिनेंट रोल हर एक जगह पर है। और यही वजह है, हर एक जगह, हर एक जो फोरा है, क्लब है, वो अपनी मनमानी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो कंट्रीज है, चाहे इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इवन साउथ कोरिया है, ब्राजील है, मलेशिया है, टर्की है, या दूसरे कंट्रीज है, उनके जो है मफादात, उनको ज्यादा, यानी कि उनको नजरअंदाज किसी हद तक वो बोल्डली, फोर्सफुली अपने जो व्यू पॉइंट है यहाँ पर पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े ब्लॉक्स की लड़ाई में फंस जाते हैं। अच्छा, ये इस वक्त ताइवान को भी हथियार देने का, यानी क्या पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में जंगें छेड़ करके अमेरिका अपनी तिजोरियां भरना चाहता है, या इसके अलावा भी कोई और वजह है? कोई घबराहट है? क्या कुछ अपने पैर से जमीन खिसकता हुआ देख रहा है वाशिंगटन? क्या 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 लगता है आपको? सिर्फ ये हथियारों का ही कारोबार हो सकता है क्या? देखिए, हथियारों का कारोबार तो है ही, उसमें तो नो डाउट है, लेकिन आप देखिए पिछले 10-12 सालों के दौरान, एक तो जो है इमरजेंस ऑफ ड्रैगन जिसे कहते हैं, चाइना जो इमर्ज हुआ है, बड़ा पावरफुल, नॉट ओनली मिलिट्री के एंटिटी के तौर पर, बल्कि इकोनॉमिक पावर के तौर पर। इंडिया बन गया है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, या दूसरे कंट्रीज जो साउथ कोरिया बन, इनको लग रहा है वो जो उसको आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन जो है, अमेरिका, इट बिकेम ए यूनिपोलर वर्ल्ड। अमेरिका ही जो चाहता है, उसके ये नताइज हुए। 2003 में उन्होंने इराक पर किया, 2011 में लीबिया पर किया, और जो तहस नहस वो करना चाहते थे वो किया, लेकिन अब इनको रेजिस्टेंस हो रही है। अब पहले ये रशिया ने 2014 में शायद क्रीमिया में जो एक हिस्सा लिया, वो टेस्ट पॉइंट था, उस वक्त इन्होंने नहीं किया। उसके बाद अब रशिया को भी ये बहुत, यानी कि ब्रूसेस लगे हैं, जो उसका जो है डिसइंटीग्रेशन हुई है, उसके जो जख्म है वो अभी भी ताज़ा है उसका। वो चाहता है किसी तरीके से, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का बड़ा रोल रहा है, इन्होंने जिस तरीके से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो इसको कहीं ना कहीं रिवेंज के तौर पर लेना चाहता है। और पहले वो ये हुआ, और दूसरी बात उन्हें उससे ये भी लग रहा है, जैसे हमने पहले भी कहा, यूक्रेन को नेटो का मेंबर, दूसरों को नेटो का मेंबर बनाने से वो उसके घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक पॉइंट आया जहां उसने रिटेलिएट करने की कोशिश की। अब चूंकि ये वार प्रोटेक्टिव, और ट्रंप के जमाने में जो नेटो था वो चुबली डिफंक्ट हुआ था, उसने पैसा देना उनको बंद किया, उसने कहा हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब से बाइडेन आया, उसने इसको रिवाइव करने की कोशिश की, एक ब्लॉक के तौर पर कोशिश की, और यूक्रेन वार से एक ये उनके लिए फायदा हुआ, वो जो उसमें डिफरेंसेस थे वो किसी हद तक खत्म हो गए, और वो फिर एक एंटिटी के तौर पर। हालांकि जैसे आपने कहा, बरतानिया में घर में प्रॉब्लम थे, लेकिन यूक्रेन वार के लिए वो बिलियंस उसने दिए,
और लेटेस्ट इक्विपमेंट भी दे रहा है। इसमें थोड़ा बहुत जो इनको रेजिस्टेंस कर रहा है वो जर्मनी कर रहा है। जर्मनी इस वार में पूरी तरीके से वो कहता है इसमें रियलिस्टिक अप्रोच ये बाकी कंट्रीज कर रहे हैं। उसका ये फायदा हुआ कि अमेरिका को जो पहले यूरोपियन कंट्रीज ने जो इसको साइडलाइन बहुत इश्यूज पर किया था, जैसे न्यूक्लियर डील जो थी इस पर जब ट्रंप ने हिस्सा लिया, जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें वो दे वांटेड दैट इट शुड कंटिन्यू। उसमें फ्रांस था, जर्मनी था, ब्रिटेन था, उन्होंने एक तरीके से वो अलहदा हुए थे। लेकिन अब ये एक बार फिर एक ग्रुप के तौर, अब उनको लगता है जो इनकी एग्जिस्टेंस है, मिलिट्री एग्जिस्टेंस, उनको एज अ पावर उनको दिखानी पड़ती है। इसीलिए जो है वो हर जगह ये दिखाना चाहते हैं, बढ़ाने भी। अच्छा, दूसरी बात, इनको एक और प्लस पॉइंट है जो दूसरी कंट्रीज को नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे चाइना, अमेरिका, इंडिया, अमेरिका, इवन छोटी कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो ट्रेड है इट इज चाइना और इंडिया अमेरिका के दरमियान $500 बिलियन से भी ज्यादा। इंडिया और चाइना अमेरिका के दरमियान $120। इवन कंट्री लाइक सोमाल जो इस वक्त बैंकरप्सी पर, उसको भी $12 बिलियन पाकिस्तान का ट्रेड है वहां। ये दिखाता है ये बड़ी मंडी है, इसको ये सिक्यूज कर रहे हैं, इनको ये टैरिफ चार्जेस लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं, जो ये कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकेंगे इस वक्त, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी में अनहिंडर्ड रहनी चाहिए प्रोग्रेस जिस तरीके से चल रही है। अगर इसमें मसलन चाइना वो कहता है ब्लो हार्ड ब्लो कोल्ड, वो ज्यादा कॉन्फ्रंट भी नहीं करना चाहता है, लेकिन ये दिखाना चाहता है यहाँ तक रेड लाइन है, इसके बाद मत करो, क्योंकि इसका ट्रेड बहुत वॉल्यूम है। और जो वुहान जो वायरस हुआ है या उसके बाद उसकी जो इकोनॉमी को बहुत धचका लगा है, वो बहुत, अब मार्केटिंग के लिए उसको यूरोप और अमेरिका ही जाना पड़ता है। लेकिन इसका ये फायदा उठाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, हमेशा उन्होंने इसको फायदा उठाया। जिसको बेनिफिट देना है उसको देते हैं बेनिफिट, जिसको ये तो इस पर टैरिफ के तौर पर या कुछ दूसरे तरीके से सैंक्शंस लगाकर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इनकी खुद इकोनॉमी खराब हो जाएगी तो नेचुरली जो दूसरी कंट्रीज है वो दूसरे मार्केट, चाहे वो अफ्रीका है, एशिया है, साउथ अमेरिकन मार्केट या कुछ है, ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो परमानेंटली उनके लिए अच्छा सौदा रहेगा। इसीलिए जी शेख मंजूर साहब, एक बात जरा मैं मालूम करूं आपसे, वो ये कि देखिए एक अरसे तक अमेरिका ने दूसरे मुल्कों में जो अपने इंटरेस्ट हासिल करने की कोशिश की या अपनी मर्जी की हुकूमतें लाने की कोशिश की, उसमें उसने फौजी कार्रवाइयां की। और वो फौजी कार्रवाई का उसका तरीका होता है कि वो उसी मुल्क से खर्चा भी लेता है बाद में, यानी कंपनसेशन चाहता है वो कि मैंने फौज पे इतना पैसा खर्च किया, वो मुझे पैसा चाहिए। इसकी मिसाल इराक वॉर दी जा सकती है और दूसरी जगहों पर। कुवैत के पैसे लिए, कुवैत तो बिल्कुल $100 बिलियन लिए जी जी, वो उसे तो बिल्कुल गुलाम बना लिया उसने पूरी तरह से। तो ये क्या अब अमेरिका ने अपनी फौजें वापस बुला के, जिसमें अफगानिस्तान की मिसाल दी जा सकती है, अपनी फौजें वापस बुलाना और सिर्फ हथियार बेचते रहना, क्या उस स्टेज में पहुंच गया अमेरिका? कोई स्ट्रेटेजी बदली है अपने फायदे के लिए, अपने फौजियों की जान बचाने के लिए, और इस तरह से फायदा उठाने के लिए, जिस तरह से आपने बताया कि इतना बड़ा कारोबार बढ़ा है इस पिछले 2 साल में, क्या है ये? क्या हमें ये देखना चाहिए, जहां जहां उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन किया है और उसका फायदा तो अमेरिका को होना चाहिए था, लेकिन वहां के लोग, वहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वो अमेरिका के खिलाफ है। गोया इट वाज अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री।
और आप देखिए, चाहे अफगानिस्तान में 20 साल और पता नहीं कितने $100 बिलियन इन्होंने स्पेंड किए, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन तो हुई है, 1 मिलियन से ज्यादा लोग मर गए हैं, उनके खुद अपने 3,000 के करीब, 2,500 के करीब आर्मी, और हजारों जख्मी हो गए हैं, कुछ को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई। इराक में किया, इतना होते हुए फिर इराक की गवर्नमेंट को, जो लोग जो है गवर्नमेंट है, जो वहां की अपोजिशन है, वो भी इनके साथ नहीं। लीबिया का सत्यानाश किया, लीबिया अब हिस्सों में बढ़ गया है और वहां बदअमनी बढ़ गई है। कौन सा चीज है जो उन्होंने ढंग से किया है, जहां लोगों की मर्जी शामिल हो, जहां, अच्छा अफगानिस्तान में जब उन्हें लगा तो एकदम निकले, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से एक वैक्यूम पैदा हुआ। पहले भी किया, आज भी किया उनके साथ। इसलिए अब उन्हें लगता है इंटरवेंशन उनके लिए ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी है। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी कहिए, अगर लोग दबी दबी अल्फाजों में भी मजम्मत करते, इफ नॉट ओपनली, इसलिए इनका ये है कि अगर चलो ये है एक वार फ्रंट है, इसमें माल भी बिकेगा, हमारी भी इंटरवेंशन रहेगी, तो एक लिहाज से ये सस्ता है एज कंपेयर टू जो वहाँ डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन, वहाँ लोगों की, अच्छा यहाँ सिर्फ आर्म्स एम्युनिशन देते हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स के देते हैं, या सैटेलाइट फैसिलिटीज देते हैं उनको ताकि वो टारगेट कर सकते हैं यहाँ, और इसका कुछ मुआवजा भी लेते हैं लॉन्ग रन में। जैसे हमने, इन्होंने कोशिश की, जब इराक का ये खत्म हुआ तो वहाँ किए थे बहुत सारे, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इराक रिबिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अमेरिका ने कहा था हम ये करेंगे, अल्टीमेटली दे वांटेड टू हैव इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स में जो है वो था। ऐसे ही उनको लग रहा था अफगानिस्तान में अमन आ जाएगी, वहाँ भी जो नेचुरल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्सेज रिच कंट्री है वहाँ भी, लेकिन फायदा अल्टीमेटली नहीं होता है। ये साबित हुआ है अभी तक, इनको लेने के देने ही पड़े हैं। इसलिए बेटर यही है कि जितना अमन रहे वो इनके लिए भी अच्छा है, उनके मुल्क के प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा है, जितना जो अफेक्टेड कंट्री है वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है। इंटरवेंशन कभी भी किसी भी तरीके से, अब देखिए यूक्रेन अगर वार भी एंड हो जाएगा, 20 से 30 साल लगेंगे इसको रिबिल्ड होने में, और अरबों डॉलर लगेंगे, फिर क्या इसकी सूरत होगी? कुछ तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और एक तजर्बा और याद दिला दूं मैं कि इराक में और भी दूसरे मुल्कों में ये होता है, पहले वो जंग करते हैं। मैं जंग कवर करने के लिए वहां 2003 में था, तो जंग रुक गई और एक दिन अचानक पता चला, जो बगदाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पुल है जिसको जमहूर कहते हैं, जो ग्रीन जोन को कनेक्ट करता है तहरीर स्क्वायर को, वहां एक टेलीफोन एक्सचेंज थी। तो अचानक देखा कि उसमें आग लगी हुई है। भाई अब क्या हुआ, अब तो जंग रुक चुकी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले अच्छी तरह से तबाह करते हैं, ताकि जब हमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए ठेका मिलेगा तो ज्यादा पैसे हमें कमाने को मिलेंगे। वो भी और बाकायदा जो जिन मुल्कों की फौजें आती हैं वो मुल्क आपस में तय करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन के काम हम कौन किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। और उसके अलावा ये भी होता है कि जो मदद के तौर पर पैसे का ऐलान करते हैं वो भी उन्हीं की कंपनियां खा लेती हैं। इराक में तो बहुत हुआ, हवाई जहाज भर भर के डॉलर आए और वो कहां चले गए किसी को पता नहीं। तो ये हर तरह का करप्शन, सरकार की सतह पर, नीचे की सतह पर, फौज की सतह पर, हर जगह करप्शन, और कीमत होस्ट कंट्री को, जो तबाह होने वाला मुल्क है, उसी से ली जाती है। ये इनकी स्ट्रेटेजी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपके तजर्बात से बहुत सी चीजें हमें सुनने को मिल जाती हैं, हमारे सुनने वालों को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।